दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक साहसिक, निर्णायक और सक्रिय नेता के तौर पर है। यह छवि क्या मीडिया, फिल्मों या वेब सीरीज के जरिए गढ़ी गई है, या सही मायने में यह छवि उनकी अपनी है? यह सवाल सार्वजनिक रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी खुद 56 इंच का जिक्र करते हुए कई बार बता चुके हैं। और जिस तरीके से भारत की सेना पाकिस्तान के भीतर घुसकर वहां पर हमला करती है, उसके जरिए भी जो कुछ भी उभर कर आया है वो बतलाता है कि मौजूदा वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री वाकई बहुत साहसिक हैं, निर्णायक हैं और लोकप्रिय तो हैं ही। लेकिन फिर आज ऐसा क्या हो गया जब देश के सेनाध्यक्ष रहे जनरल नरवाणे की एक किताब के चंद अंश को राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के मौके पर इस देश की सुरक्षा, चीन के साथ टकराव और इन परिस्थितियों में भारत की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को रखने की कोशिश उस किताब के चंद अंशों से करनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। देश के रक्षा मंत्री खड़े हो गए, किताब छपी नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए, ये कैसी बातें कर रहे हैं, जब स्पीकर ने कह दिया नहीं कह सकते हैं तो आप क्यों कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे, जो खामोश थे, चुप थे। स्पीकर लगातार सिर्फ एक लाइन राहुल गांधी जैसे ही बोलते, सेनाध्यक्ष या कहें आर्मी चीफ जनरल नरवणे की यह किताब, उसके बाद शोर शराबा शुरू हो जाता। ऐसा क्या था इस किताब में? क्योंकि 1:25 से राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं और 2:07 तक वो सिर्फ एक ही लाइन बोल पाते हैं और उस लाइन के बाद वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और वो एक लाइन थी कि जनरल नरवणे की यह किताब में इस बात का जिक्र है। उसके बाद शोर शराबा, तमाम नियम कायदों का हवाला दिया जाता है, परंपराएं गिनाई जाती हैं और इन सब के बीच 2:07 पे यह ऐलान होता है कि अब 3 बजे लोकसभा फिर से लगेगी, तब तक स्थगित की जाती है। 3 बजे स्पीकर फिर आते हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं आते हैं। राहुल गांधी पूछते भी है वो कहां चले गए। मैं तो बात शुरू कर रहा हूं कि दरअसल जनरल नरवणे ने अपनी किताब में यह लिखा है और उसके बाद फिर शोर शराबा, फिर 4 बजे तक स्थगित हो जाती है। 4 बजे स्पीकर भी बदल जाते हैं और उनकी जगह जगदंबिका पाल लेते हैं, जो पैनल में है। यानी प्रधानमंत्री मोदी दोबारा नहीं आए, गृहमंत्री अमित शाह दोबारा नहीं आए। राजनाथ लगभग 20 बार खड़े हुए यह कहने के लिए कि इन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। स्पीकर ने लगभग 22 बार रोक लगाई, आप नहीं बोल सकते हैं। और एक मौका तो ऐसा भी आया जब स्पीकर ने कहा आप मत बोलिए, हम आपके बाद वाले स्पीकर को बोल देते हैं कि आप बोलिए। यानी विपक्ष के नेता ना बोलें, इसकी पूरी व्यवस्था आज की गई। यहां पर एक सवाल तो है, इस किताब में ऐसा क्या है? हमें लगता है उस पूरे किताब के भीतर के उस मजमून को जो राहुल गांधी जिसको पढ़ना चाहते थे, वो आज आप सुन लीजिए। लेकिन उसको हम बताएं उससे पहले पार्लियामेंट के भीतर की वह शुरुआती क्षण जो था, जहां पर राहुल गांधी अपने भाषण को शुरू करते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो जाते हैं। उनके बगल में अमित शाह बैठे हैं, उनके बगल में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं। वो खड़े होकर बोलते हैं बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर जो कुछ होता चला गया वह तो एक अलग बात है, लेकिन इस किताब के भीतर वाकई क्या कुछ है, हम उसे कहें उससे पहले इस दृश्य को देख लीजिए। And this is from the memoir of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while, so this is about when 4 Chinese tanks
were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, "The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range." No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। पार्लियामेंट के भीतर यह स्थिति शाम 4:05 तक चलती रही। यानी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी के हाथ में वही दस्तावेज, उसी किताब के दस्तावेज जो किताब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। सवाल है कि जनरल नरवणे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिसंबर 2019 में नियुक्त हुए थे और अप्रैल 2022 तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उसी पीरियड में भारत और चीन के बीच टकराव सीमा पर हुआ था। लद्दाख का इलाका था, वहां पर भारी मात्रा में हथियारों की मौजूदगी हो गई थी, टैंकों की मौजूदगी हो गई थी। और एक दिन का जिक्र खास तौर से इस किताब के भीतर है, वो तारीख है 31 अगस्त 2020। ऐसा क्या है इसमें लिखा हुआ जिसको पार्लियामेंट में कहने की इजाजत राहुल गांधी को नहीं दी गई? और जो बात राहुल गांधी कहना चाहते थे, क्या वो वाकई इस सरकार की पूरी छवि या मौजूदा वक्त में सरकार जिस तरीके से अपनी हकीकी जमीन को बतलाती है, दरअसल वो पोपली जमीन है क्या? ये सारे सवाल हो सकते हैं। उसके भीतर के अंशों को हम आपको बताना शुरू करें जिसका जिक्र आज पार्लियामेंट में होना था, वो आप यहां पर सुने। उससे पहले एक क्षण के लिए इस किताब के देख तो लीजिए और उसमें जो 4 पन्ने जिसका जिक्र राहुल गांधी करना चाहते थे उसको एक क्षण के लिए देख तो लीजिए आप। तो अंग्रेजी में लिखी गई यह किताब और उसके 4 पन्ने आपने देख लिए। अब इसके भीतर जो शब्दशः लिखा गया है वो क्या है, जिसको लेकर आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई? उस किताब में जिक्र है लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड के हैं। 31 अगस्त 2020 के रात 8:15 पर वह फोन करते हैं जनरल नरवणे को और वहीं से बात शुरू होती है। वो जानकारी देते हैं और जो जानकारी देते हैं वो चिंतित करने वाली है। वो बताते हैं कि 4 चीनी टैंक पैदल सेना के समर्थन से पूर्वी लद्दाख के रेजिन लॉ की तरफ, जो खाड़ी और पहाड़ी का इलाका और पगडंडी के आश्रय, वहां पर जो पैदल सेना है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी योगेश जोशी जो लेफ्टिनेंट जनरल है, इस गतिविधि की सूचना वो सेना प्रमुख जनरल नरवणे को दे रहे हैं, जिसके तुरंत स्थिति की गंभीरता जनरल नरवणे समझ लेते हैं कि दरअसल ये टैंक कैलाश पर्वतमाला पर भारतीय चौकियों से कुछ 100 मीटर की दूरी तक ही पहुंच चुके हैं, जो रणनीतिक रूप से ऊंचा क्षेत्र है, जिसे भारतीय सेना ने कुछ घंटों पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ खतरनाक होड़ में यानी खतरनाक टकराव के बाद कब्जा कर लिया है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित इस जमीन में दोनों देशों के बीच जो वास्तविक सीमा है वो ऊंचाई पर हर मीटर राजनीतिक प्रभुत्व के बराबर है। यानी हर मीटर का महत्व इतना ज्यादा है कि जिसका कब्जा होगा वही आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद इस किताब में लिखा है कि भारतीय सैनिकों ने एक चेतावनी के तौर पर एक रोशनी वाली गोली चलाई। इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी सेना आगे बढ़ती रही। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठानों के नेताओं को, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल,
चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे, सभी को परेशान फोन के जरिए करना शुरू किया और एक के बाद एक फोन करना शुरू कर दिया। जनरल नरवणे यहां लिखते हैं कि मेरा हर एक से यही सवाल था, मुझे क्या आदेश है? हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यह एक पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल होता है और नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि ऊपर से अनुमति मिलने तक गोलाबारी ना करें। उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। मिनट बीतते चले जा रहे हैं और रात के 9:10 पर जोशी एक बार फिर फोन करते हैं और कहते हैं कि चीनी टैंक आगे बढ़ रहे हैं और दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर वह आ चुके हैं। 9:25 पर जनरल नरवणे राजनाथ सिंह को फोन करते हैं और कहते हैं स्पष्ट निर्देश दीजिए, कोई निर्देश हो तो साफ दीजिए, लेकिन कोई उन्हें स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता है। पार्लियामेंट में यह बात कही जा सकती है, आप कहेंगे कही जा सकती है, लेकिन इसके बाद का हिस्सा बड़ा खतरनाक है। तो एक क्षण के लिए पार्लियामेंट के भीतर क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं, इससे क्यों डर लगता है आपको? ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। या बिल्कुल, मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे? सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। हो सकता है डर इसलिए लगता हो क्योंकि इस किताब में इसके बाद जो जिक्र है वो पूरे सरकार या कहे प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि गढ़ी गई है, क्या उसके ठीक उलट की परिस्थितियों को बतलाता है? क्योंकि इस किताब में आगे क्या लिखा हुआ है? इस किताब में है कि इन सब के बीच, इस बीच पीएलए कमांडर, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक संदेश आया। उन्होंने एक तरह से तनाव कम करने का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्षों को आगे की गतिविधि रोक देनी चाहिए और स्थानीय कमांडर अगली सुबह 9:30 पर दर्रे पर मिलेंगे, जिनमें से प्रत्येक के 3 प्रतिनिधि होंगे। यहां जनरल नरवणे कहते हैं यह एक तर्कसंगत प्रस्ताव प्रतीत हुआ। एक क्षण के लिए ऐसे लगा कोई रास्ता निकल आया है और रात 10 बजे नरवणे ने राजनाथ यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल को यह संदेश देने के लिए फोन किया। लेकिन 10 मिनट के बाद उत्तरी कमान से फिर घंटी बजी। जी, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी फिर फोन करते हैं कि चीनी टैंक रुके नहीं हैं, वह अब शिखर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हैं। जनरल नरवणे को याद है कि दरअसल जोशी जो कह रहे हैं इसका मतलब एक ही है कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारे अपने माध्यम से, जो तोपखाने से जो हम हमला करते हैं, जो तैयार भी है और इंतजार कर रहा है कि दरअसल हम हमला करेंगे, उस दिशा में सोचना होगा। यानी पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर तोपखाने की झड़पें आम बात थी, जहां जो भी वहां कोर कमांडर होते हैं, जो मौजूद होते हैं, बिना किसी से पूछे प्रतिदिन सैकड़ों गोले दागने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह चीन था, यह अलग था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ तोपखाने की झड़प कहीं अधिक गंभीर रूप ले सकती थी। अब ऐसे में जनरल नरवणे वहां पर लिखते हैं, मेरी स्थिति नाजुक थी। वह एक तरफ कमांड जो हर संभव तरीके से गोलाबारी करना चाहती थी और दूसरी तरफ एक सरकारी समिति जिसने अभी तक मुझे स्पष्ट कार्यकारी आदेश नहीं दिए थे, तो वह बीच में फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार विमर्श चल रहा था और उन्हें खारिज किया भी जा रहा था और पूरा उत्तरी मोर्चा हाई अलर्ट पर आ चुका था। संभावित संघर्ष वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन निर्णायक मोड़ रेचिन ला में था।
ऐसे में जनरल नरवणे एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें कहते हैं, फोन वापस वो करते हैं, वो वादा करते हैं कि मैं तुरंत फोन आपको करूंगा, क्योंकि उन्हें स्पष्ट निर्देश चाहिए। तो क्या इससे पार्लियामेंट के भीतर अगर ये बातें आ जाती तो हंगामा मच जाता? जी नहीं, बात इतनी भर नहीं है। लेकिन एक क्षण के लिए यह सवाल जो उभर रहा है कि पार्लियामेंट के भीतर हो क्या रहा था आज, और इस किताब के पन्नों को लेकर क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा था, एक बार फिर वो दृश्य देख लीजिए। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं के बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। मगर जाहिर है, पार्लियामेंट में अगर राहुल गांधी जो उनके हाथ में पन्ने थे उसको पूरा पढ़ देते तो क्या होता, क्योंकि अब उस किताब के आगे क्या लिखा हुआ है, उस किताब के उन पन्नों में जो राहुल गांधी के हाथ में था, उन पन्नों में लिखा है कि जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक बार फिर फोन किया, जिन्होंने वापस कॉल करने का वादा किया। समय बीतता गया, हर मिनट चीनी टैंकों के जो शिखर थे वो शिखर तक पहुंचने में एक एक मिनट बहुत और करीब आता जा रहा था, यानी जिस शिखर पर वो पहुंचना चाहते थे हर मिनट भारी था। राजनाथ सिंह ने रात 10:30 पे वापस कॉल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, जिनके निर्देश केवल एक ही थे, यानी निर्देश प्रधानमंत्री ने दिया था। लेकिन क्या निर्देश दिया था? उन्होंने कहा था जो उचित समझें वो करें, यानी जो आपको ठीक लगता है वो करें। यानी यह पूरी तरीके से एक सैन्य निर्णय हो गया कि सेना को जो इच्छा है वो करें। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद फैसला नहीं लिया क्या करना है, उन्होंने कहा जो करना है आप ही करें। और नरवणे की यह किताब यहीं से मोड़ लेती है, जहां पर वो कहते हैं कि मुझे एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया, इस खुली छूट के साथ कि अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। यह एकांत का गहरा क्षण था। नरवणे एक दीवार पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा और दूसरी दीवार पर पूर्वी कमान का नक्शा लेकर बैठे थे। वे बिना निशान वाले नक्शों पर भी प्रत्येक इकाई और गठन की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उनके मन में 100 तरह के विचार कौंध रहे थे। देश कोविड-19 की चपेट में था, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट चुकी थी। क्या हम इन परिस्थितियों में, लंबी लड़ाई की स्थिति में, अतिरिक्त साजो सामान आदि की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएंगे? वैश्विक मंच पर हमारे समर्थक कौन थे, और चीन और पाकिस्तान से मिल रही मिलीभगत की जो धमकी है उसके बाद क्या होगा? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके पास आवश्यक भंडार थे। नरवणे लिखते हैं, हम हर तरह से तैयार थे, लेकिन क्या मैं सचमुच युद्ध करना चाहता था? यहां से उस किताब के अंश जिसको राहुल गांधी चाहते थे कि वो पढ़े, कि जब प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय खुद नहीं लिया और सेनाध्यक्ष पे निर्णय छोड़ दिया, तो सेनाध्यक्ष उस किताब में लिख रहा है कि दरअसल युद्ध का निर्णय कभी भी पूरी तरीके से सैन्य निर्णय हो ही नहीं सकता है। यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। 1999 में करगिल संघर्ष के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रत्येक कार्रवाई पर सीसीएस की बैठकों में चर्चा होती थी और अनुमोदन किया जाता था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत की अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था है,
जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। यानी सीसीएस की बैठक जो होती है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, याद कीजिए सिंदूर के वक्त भी 3 बार लगातार सीसीएस की बैठक हुई थी, लेकिन यहां पर जिक्र नहीं है इसका। उसके बाद वो लिखते हैं कि उस दौर के संस्मरण दर्शाते हैं कि यानी जिस वक्त करगिल हुआ था कि सीसीएस अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने और सैन्य कमांडरों को स्पष्ट निर्देश जारी करने में सक्षम थी। बांग्लादेश की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली 1971 के युद्ध के दौरान भी इंदिरा गांधी के मामले में भी यही स्थिति थी। लेकिन अगस्त 2020 में जनरल नरवणे के बयान के अनुसार ना तो गोली चलाने की कोई अनुमति थी और ना ही कोई प्रतिबंध और ना ही कोई सुरक्षा उपाय थे। कोई आकस्मिक योजना नहीं थी और सेना को इतना बड़ा फैसला सौंपकर प्रधानमंत्री ने चीन के साथ सैन्य संघर्ष शुरू करने या उसे टालने की जिम्मेदारी से प्रभावी रूप से पल्ला झाड़ लिया था। इस किताब में आगे उन्होंने लिखा भी है कि दरअसल सेना प्रमुख की यह भूमिका नहीं है कि वो भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करे और अमेरिका से संभावित राजनयिक समर्थन या मूल्यबोध करने की कोशिश करे और इन सब के बीच कोविड-19 संकट को ध्यान में रखे, पाकिस्तान और चीन के संयुक्त प्रयासों के जोखिम का आकलन करे। ये आकलन सरकार करती है। ऐसे मामलों पर सेना को दिए जाने वाले राजनीतिक निर्देश स्पष्ट और असंदिग्ध यानी इतनी साफगोई के साथ होने चाहिए कि उससे पहले कोई भी सरकार इस हकीकत को जान चुकी हो कि देश युद्ध में जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो उचित लगे वो करो, और इसीलिए इस किताब में उन्होंने लिखा भी कि दरअसल निर्देश स्पष्ट और असंदिग्ध होने चाहिए, ना कि मनमाने ढंग से कार्रवाई करने के अस्पष्ट आदेश तक सीमित होने चाहिए। इसीलिए यह सवाल वाकई बड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मौके पर पद छोड़ नहीं दे सकते हैं। इस किताब के भीतर कई अंश अलग अलग तरीके से भी लिखे गए हैं कि 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सार्वजनिक छवि है वो बिल्कुल विपरीत है। यानी जो 31 अगस्त 2020 को नजर आया उससे हटकर एक छवि मौजूदा वक्त में इस देश के सामने है। पाकिस्तान के साथ सीमित झड़पों में भारतीय मीडिया और बाद में फिल्म और वेब सीरीज ने उन्हें एक साहसिक निर्णय और सक्रिय नेता के तौर पर चित्रित किया है। तो क्या यही सवाल राहुल गांधी आज पार्लियामेंट में अब बोलने तो दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए कि नरवणे जी ने बोलने का आपका माइक चालू है। अब मुझे लेकिन अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो और आप अब मैं इसका भी नियम बताऊं। एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह हो रहा है। जो हुआ पार्लियामेंट के भीतर और जो किताबों में दर्ज है, अगर इन दोनों के बीच चले तो 3 बड़े सवाल शायद मौजूदा वक्त में सबसे बड़े हो चले हैं। पहला सवाल तो यही है, सेनाध्यक्ष ने अपनी यादों को किताब की शक्ल में लिखा है, किताब छप चुकी है, लेकिन उसको बाजार में लाने की इजाजत अभी नहीं है। इसलिए नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है। दूसरा सवाल, पार्लियामेंट से बड़ी परिस्थिति इस देश के भीतर कुछ होती नहीं है। इस देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इस देश की सुरक्षा को लेकर संसद से बेहतर जगह कुछ नहीं होती है जहां पे चर्चा हो, वह भी नहीं हुई। तीसरी परिस्थिति होती है, सरकार अगर सब कुछ अपने कांधे पर ले रही है और कहती है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो इससे पहले भारत के भीतर कभी किसी मौके पर ऐसी परिस्थिति आई नहीं होगी कि खुद
प्रधानमंत्री कार्यालय का मैसेज हो, रक्षा मंत्री उसको कन्वे कर रहे हो और यह मैसेज आर्मी चीफ को यह कहकर दे रहे हो, आपको जो ठीक लगता है आप कर लीजिए, युद्ध करना है तो युद्ध कर लीजिए या जो करना है वो कर लीजिए। इतने अस्पष्ट, इतने संदिग्ध निर्देश इससे पहले किसी युद्ध काल में कभी नहीं। वो चाहे स्वतंत्रता के बाद की परिस्थिति, अगर एक एक पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा तो उसमें देश की चुनी हुई सरकार की भूमिका वाकई बड़ी होती है। यानी इस देश में मौजूदा वक्त में जो प्रधानमंत्री की छवि है, क्या उस छवि पर यह सीधा हमला है? इसीलिए लोकसभा के भीतर और किताब की शक्ल में लोगों तक ना पहुंच देने की परिस्थिति को सरकार खड़ा कर चुकी है और मान चुकी है। यह पार्लियामेंट तो कल फिर सजेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि आज 1:25 से वो लगातार प्रयास करते रहे। स्पीकर रोकते रहे, स्पीकर रोके क्यों नहीं? जब देश के रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री की मौजूदगी में और देश के गृह मंत्री और संसदीय मंत्री तमाम लोग कह रहे हैं नहीं नहीं यह बोलने की इजाजत नहीं है, तो क्या इन 3 सवालों के अक्स तले सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार की वो छवि है जिसको वाकई मीडिया ने गढ़ा है, फिल्मों के जरिए बताया दिखाया जाता है, वेब सीरीज बनती है, यानी इस देश के नागरिकों के सामने जो तस्वीर प्रस्तुत की जाती है वो तस्वीर दरअसल हकीकत में भारत की सेना और सीमा पर नहीं है क्या? ये तमाम सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि संसद तो कल भी शुरू होगी और कल बोलने दिया जाएगा या नहीं बोलने दिया जाएगा, और विपक्ष का नेता अगर नहीं बोल पाता है तो उसके बाद क्या होगा, और विपक्ष का नेता अगर बोल भी देता है तो उसके बाद सरकार अपना पक्ष तो रख ही सकती है। तो क्या सरकार अपना पक्ष भी रखना नहीं चाहती है या उसे इस दौर में एक एक शब्द से डर लगता है? ये सारे मौजूदा वक्त में ऐसे सवाल हैं जो भारत की संसद के भीतर और किसी सेनाध्यक्ष के मेमोरायर को लेकर इस तरीके की परिस्थिति कभी नहीं आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।